हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, ओबरॉय मैंशन, शाम 7 बजे। माही गार्डन में बैठी थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर माही बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से फोन उठाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज आती है जो कह रहा था, माही पेपर्स रेडी हो गए हैं, मे भी तुम्हें मिल गए होंगे और अगर नहीं मिले तो 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तुम उन्हें अच्छे से पढ़कर साइन कर देना और अगर कोई करेक्शन या एडिट करना हो तो मुझे बता देना, मैं सब करवा दूंगा। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे ये किसका फोन था। जी हाँ, आपने सही गेस किया। ये फोन विवान का था जो माही से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था। विवान की बात सुनकर माही तो जैसे जम सी जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विवान की बात का जवाब कैसे दे। माही को लगा था कि विवान ने उस दिन जो बात कही अब तक वो उस बात को भूल गया होगा, लेकिन माही शायद विवान को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही थी या उसे विवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था कि वो कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज विवान की बात सुनकर माही की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। माही होश में होते हुए भी होश में नहीं थी, वो तो कहीं खो गई थी कि तभी उसे एक बार फिर फोन से विवान की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, हेलो 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 माही, आर यू देयर, हेलो। विवान की आवाज सुनकर माही जैसे होश में आती है और खुद को संभालती है। माही एक गहरी सांस लेकर विवान को जवाब देते हुए कहती है, ठीक है, मैं देख लूंगी। और इतना कहकर माही बिना विवान की और कोई भी बात सुने फोन काट देती है। वो विवान से और कुछ सुनने की हालत में नहीं थी और ना ही वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहती थी। फोन काटने के बाद माही मन में सोचती है, अब मैं खुद को विवान के आगे और कमजोर नहीं दिखाऊंगी। आखिर मैं क्यों उस गलती की सजा भुगतूं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अब किसी भी हालत में खुद को साबित करना होगा, ये जानना होगा कि आखिर क्यों विवान ये सब कर रहा है, क्यों विवान का बिहेवियर इस तरह चेंज हो गया। अगर मुझे विवान के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बितानी है तो मुझे सारी बात जानकर इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना होगा। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। ना जाने मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। शायद कभी मैं खुद को हारा हुआ भी महसूस करूं, टूटा हुआ भी महसूस करूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उस विवान को वापस लाऊंगी जो मेरी केयर करता था, मुझसे प्यार करता था और दूसरों से मेरे लिए लड़ता था। ये सोचते हुए माही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और वो अपनी और विवान की यादों में खो जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। असल में विवान और माही स्कूल टाइम में एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते थे, लेकिन शायद यही लड़ाई झगड़ा इन दोनों के प्यार की शुरुआत थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों कॉलेज जाने लगे। अब तक दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करने लगे थे, एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन अभी भी इनकी किसी न किसी बात पर नोकझोंक हो ही जाती थी। विवान हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था। उसने कभी किसी लड़की को अपनी फ्रेंड नहीं बनाया, ना ही किसी लड़की को खुद के करीब आने दिया। लेकिन माही शुरू से ही चुलबुली, मासूम और थोड़ी बदमाश थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनमें लड़के भी शामिल थे। विवान को माही का लड़कों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कई बार इस बात पर उससे झगड़ भी लेता था, लेकिन माही की जिद के आगे विवान झुक जाता था। विवान माही के लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पॉसेसिव भी था, लेकिन विवान ने माही के साथ अपने रिश्ते को हमेशा दोस्ती का नाम दिया। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब इन दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हो गया और तब भी दोनों कॉलेज में ही थे, लेकिन इन्होंने अपने रिलेशनशिप को हमेशा सीक्रेट रखा। लेकिन माही के मॉम डैड की डेथ के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रही। माही चुपचाप रहने लगी थी। अब उसका बचपना जैसे कहीं खो सा गया था। तब सबने मिलकर माही को संभाला और उसे आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया। विवान ने भी माही का बहुत ध्यान रखा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन माही के जाने के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रही। माही उन दिनों के बारे में सोच ही रही थी कि एक मेड माही के पास आकर माही को देखते हुए कहती है, मैडम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब आप बाहर गई थी तब आपके लिए एक कुरियर आया था। मैंने उसे आपके रूम में रख दिया है, आप देख लेना। मेड की बात सुनकर माही कहती है,
कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। माही की बात सुनकर वो मेड वहाँ से चली जाती है और माही भी झूले से उठ जाती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वंश की कार में वंश और बानी दोनों साथ में बैठे थे, लेकिन बानी अभी भी वंश से थोड़ा नाराज थी, इसलिए वो वंश से दूरी बनाकर बैठी थी और वो वंश को देख भी नहीं रही थी और ना ही उससे कुछ कह रही थी। वंश भी अच्छे से जानता था कि बानी उससे नाराज है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो बानी को अभी नहीं बताना चाहता था कि वो उसे किससे मिलवाने वाला है और कहाँ लेकर जा रहा है, पर वो बानी को यूं नाराज भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो कुछ सोचकर कार का पार्टीशन ऑन करता है और बानी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी वंश के इस तरह करने से हैरान हो जाती है। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि वो उससे नाराज है, तो वो मुंह फुलाकर चुपचाप उसकी गोद में ही बैठी रहती है। हालांकि वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। वंश बानी के चेहरे के हाव भाव बहुत गौर से देख रहा था। वो कुछ सोचकर अपना एक हाथ बानी की कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और दूसरे हाथ से बानी के गालों को सहलाने लगता है और उसे देखते हुए प्यार से कहता है, जान क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? वंश की बात सुनकर भी बानी उसे कुछ नहीं कहती और उसे इग्नोर करती है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वंश कुछ देर यूं ही बानी को देखते हुए उसके कुछ कहने का इंतजार करता है, लेकिन बानी कुछ नहीं कहती। तो वंश बानी को टाइटली होल्ड करता है और एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करने लगता है। बानी तो वंश के इस तरह उसे किस करने से हैरान हो जाती है, क्योंकि वंश ने आज तक कभी ऐसे उसे किस नहीं किया था। बानी को ये किस कम सजा ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वंश उसे बाइट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बानी नहीं बल्कि वंश बानी से गुस्सा है और वो अपना गुस्सा इस किस के जरिए जाहिर कर रहा है। कुछ देर बाद वंश बानी को छोड़ता है और बानी को देखते हुए कहता है, जान मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे इग्नोर करना नहीं। और ये तो बस एक छोटी सी पनिशमेंट थी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कभी किसी भी तरह की पनिशमेंट ना मिले तो मुझे कभी भी इग्नोर करने की सोचना भी मत। तुम सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, मेरी चाहत, मेरी जिद, मेरा गुरूर सब कुछ हो। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और उम्मीद करूंगा कि तुम भी ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर नहीं करोगी। ये सब कहते हुए वंश की आंखों में वार्निंग, उसकी जिद, जुनून, उसका बानी के लिए पागलपन साफ साफ नजर आ रहा था, जो बानी भी अच्छे से देख और समझ पा रही थी। ये कुछ ऐसा था जो आज तक बानी ने कभी नहीं देखा था। कहीं ना कहीं बानी को आज वंश से थोड़ा डर लग रहा था, जो उसके चेहरे पर जाहिर हो रहा था। जब वंश बानी को इस तरह खुद से डरता देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बानी को गले लगाते हुए धीरे से उसके कानों में कहता है, आई एम सॉरी जान, लेकिन जब भी बात तुम्हारी होती है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बानी भी अब धीरे धीरे खुद को शांत कर लेती है और वंश को महसूस करने लगती है। हमेशा की तरह आज भी उसे वंश की बाहों में सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। कुछ देर बाद वंश बानी से अलग होता है और उसे प्यार से देखने लगता है। वंश बानी से कुछ कहता उससे पहले ही गाड़ी रुक जाती है और वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। वो बानी की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, जान हम पहुंच गए। इतना कहकर वंश अपने साथ बानी को बाहर आने को कहता है और दोनों साथ में गाड़ी से बाहर आते हैं और बानी नजर उठाकर सामने देखती है, जहां एक खूबसूरत सा विला था जो लाइट की रोशनी से नहाया हुआ था। हालांकि अब रात होने वाली थी, लेकिन इस विला को देखकर लग रहा था जैसे अभी दिन हो। हालांकि बानी को ये जगह विला कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही वंश से कोई सवाल करती। वंश ने बानी का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। वो एक टक बानी को देखे जा रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि बानी के एक्सप्रेशंस वो मिस करे। वो बानी को देखते हुए कहता है, जान अंदर चले या बाहर रहने का इरादा है? वंश की बात सुनकर बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ वंश से फ्लर्ट करते हुए प्यार से कहती है, अगर आप मेरे साथ यहीं बाहर रहेंगे तो मुझे यहाँ बाहर रहने में कोई परेशानी नहीं है। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा जी, लेकिन हम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं रहेगा और अब आप अंदर चलिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, चलिए। और इतना कहकर दोनों साथ में विला के अंदर जाने लगते हैं। कौन है वो शख्स जिसे वंश बानी से मिलवाना चाहता है? क्या है वंश का प्लान? क्या वंश जानता है अपने दुश्मनों की चाल के बारे में? कौन है वो शख्स जो वंश का पीछा कर रहा है?
क्या लिखा होगा विवान और माही के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान और माही कभी हो पाएंगे एक? क्या विवान और माही की शादी रह जाएगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक सीमित? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा जिया की शादी के बारे में? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या वंश और बानी कभी हो पाएंगे एक? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 39वां एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।